आज जो टॉपिक सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा। देखिए, अब यहाँ पे लॉ ऑफ जो कर्मा है, अब यूपीएससी में तो एक प्रश्न पूछा जाएगा। देखिएगा, हमने कम से कम 3 वीडियोज़ जो है इसकी बना दी। लॉ ऑफ कर्मा, फिर उसके बाद आपके जो है निर्वाणा हो गए या फिर किताबें होंगी, तो ये बहुत बड़ा पोर्शन बन जाता है। नियर अबाउट आपको 250 या 150 वर्ड में आंसर देना है। तो उसमें फिर कर्मा भी आ जाना चाहिए, निर्वाणा भी आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी के बारे में उन्होंने क्या कहा या फिर उनकी बुक्स जो हैं उनके बारे में। तो लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बुद्धिज़्म का कहना क्या है, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। देखिए, कर्मा को आप किस तरीके से, क्योंकि कर्मा जैनिज़्म की फिलॉसफी और बुद्धिज़्म की फिलॉसफी में फ़र्क है। अगर हम बुद्धिज़्म को कर्मा के तौर पे देखते हैं, तो ये अपने कर्मा को कैसे डिफाइन करते हैं और सिंपल सा है। कर्मा जो बुद्धिज़्म की फिलॉसफी रही, वो ज़्यादातर उसका जो स्ट्रेस देते हैं, किस चीज़ को देते हैं, कर्मा को किस चीज़ के लिए स्ट्रेस दिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिएगा, जो ज़्यादातर उनका अ, ग्रेट आई कैन से जो कर्मा को वो ग्रेट कहते हैं या किस चीज़ के लिए, इसको सिंपल वे में वो इंटेंशंस कहते हैं। ये कल भी मैंने बताया था कि आपकी इंटेंशंस को जो है कर्म कहा गया है, कर्मा। देखिए, आपकी इंटेंशंस जो होंगी, आपकी सोच, आपका विचार, आपका देखने का ढंग, जब आपकी इंटेंशंस जो हैं वो कर्मा पे बनेंगी, फिर इंटेंशन जो है वो आपको एक्शन करवाएँगी, लेड टू द एक्शंस। और आप एक्शन कैसे करते हो? लेड टू द एक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो जैसी आपकी इंटेंशंस होगी, देखिए कर्मा कहीं न कहीं इंटेंशंस के ऊपर इर्द-गिर्द घूम रहा है। यानी अगर कर्मा को हम लोग बुद्धिज़्म के तौर पे देखते हैं, तो बुद्धिज़्म अपने कर्मा को इंटेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी इरादा, आपके इरादे कैसे? जैसे आपके इरादे होंगे, वैसे ही आपकी बॉडी भी वैसा ही काम करना शुरू कर देगी। आपके इरादे अच्छे हैं, तो आपका एक्शन भी अच्छा होगा। आपके इरादे बुरे हैं, तो आपकी बॉडी एक्शन भी बुरे होंगे। सो लॉ ऑफ कर्मा के मुताबिक जैसे आपकी इंटेंशन जो इरादे होंगे, वैसे आपकी बॉडी एक्शन करेगी और जैसे ही आपकी बॉडी एक्शन करेगी, तो बॉडी में एक्शन के बाद वैसी ही आपकी स्पीच भी होगी, यानी कि आपकी बोल-चाल जो है वो भी वैसी ही होगी। ये नीचे सी बात है भाई। देखें, आपके इरादे खराब हैं, तो आपकी बॉडी भी खराब होगी, आपके बोलने का। अगर आपकी स्पीच खराब होगी, तो भाई आपका माइंड भी खराब होगा। तो कहीं न कहीं एक कड़ी जुड़ती है कि इरादा ठीक है, तो बॉडी भी ठीक होगी, बॉडी ठीक है, तो भाई आपकी स्पीच ठीक होगी, स्पीच ठीक है, तो आपका माइंड भी सही साफ रहेगा। जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको कि अगर मॉर्निंग में आप लोग निकलते हैं और बाहर जाके आपका छोटा-मोटा एक झगड़ा हो जाता है, जब ड्राइवर से या किसी गाड़ी में आप बैठे किराए के ऊपर, जो आप फेयर वगैरह भरते हैं या रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ हो गई, आपका पूरा दिन खराब निकलता है क्योंकि आपकी स्पीच बदल जाती है, आपकी बॉडी बदल जाती है, आपका माइंड बदल जाता है। तो आप हमेशा अपने इरादों को नीट एंड क्लीन, और हमेशा कहा जाता है जिसका इरादा सही होता है, जैसे यूपीएससी का आपका इरादा है कि मुझे आईएएस बनना है और मुझे आईएएस बनने के बाद लोगों का निर्माण करना है, लोगों के साथ लोगों की हेल्प करनी है, यानी कि आपका इरादा सही है। तो जो आपका एक्शन होगा ना, एक्शन ऑफ बॉडी, वो भी आपका सही हो जाएगा, आपकी स्पीच सही होगी, आपका माइंड। अगर आपका इरादा है पैसा कमाना, तो आपको सबसे पहले ही जो आईएएस का बनने का है कि मैं पैसा कमाऊँगा, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही एक्शन करना शुरू करेगी, आपकी स्पीच भी वैसी ही होगी, आपका माइंड भी वैसा ही होगा। ये है बुद्धिज़्म का कर्म। कर्म आपको यही चीज़ सिखाता है कि आप अपनी इंटेंशंस को नीट एंड क्लीन करिएगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पे बुद्धिज़्म जो कांसेप्ट हमें देता है रीबर्थ का, यानी रीबर्थ होता है दोबारा जन्म जो आता है हम लोगों पे, दोबारा पुनर्जन्म जिसे कहा जाता है। वो ज़्यादातर वो कहते हैं इज़ गवर्न बाय बाय री बाय कर्म। अब जैसे आपके कर्म होंगे ना, वैसा ही आपका रीबर्थ होगा। तो क्या आपने वैसे कर्म किए? देखिए, दिस फिलॉसफी इज़ नॉट लाइक रिलेटेड टू व्हाट आई कैन से इज़ रिटन इन अदर बुक, बट एज़ फार एज़ द मुस्लिम इज़ कंसर्न्ड, द कर्मा इज़ काइंड ऑफ अ वर्ड इज़ यूज्ड, लाइक कि आप
जैसे आपके इरादे होंगे, तो नेक्स्ट वर्ल्ड जो आपको मिलेगा, यानी मरने के बाद एक नई ज़िंदगी जो आपको मिलेगी, वहाँ पे उसका आपको फल मिलेगा। एज़ फार एज़ द मुस्लिम इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ द सिखिज़्म कंसर्न्ड, इवन दो इन द हिंदुइज़्म इज़ कंसर्न्ड। आज की मेथोडोलॉजी के हिसाब से देखता हूँ। तो इंटेंशंस आर जो इरादा है वो आपका कोर पार्ट बनता है आपकी लाइफ का। तो आज ही अपने इरादों को सही करिए और इरादे आपको दिशा देते हैं और कर्मा भी आपको कहीं न कहीं यही इंटेंशन सिखाता है कि आपकी बॉडी सही होनी चाहिए, आपकी स्पीच सही होनी चाहिए, आपका माइंड सही होना चाहिए, तभी जाके आपका जो रीबर्थ है, वो एक सही तरीके का रीबर्थ होगा। ये है इनका एज़ फार एज़ द कर्मा इज़ कंसर्न्ड इन अ सिंपल वर्ड, क्योंकि आप लोग ज़्यादा इसको फैलाएँगे नहीं। और उसके बाद एक और टर्म जो यूज़ करते हैं बुद्धिज़्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्वाणा, निर्वाणा। निर्वाणा को एक और शब्द से भी डिनोट किया जाता है, जिसको कहा जाता है निबाना। 2 नाम से पुकारा जाता है, बेटर है कि आप निर्वाणा कहें। निर्वाणा को अगर हम देखेंगे, ऐसी चीज़ है, इट्स अ काइंड ऑफ आई कैन से ये होता है प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस। देखें, अगर मैं निर्वाणा कह दूं, जो बुद्धिज्म को मिला यानी बुद्धा को जो मिला वो एक्सपीरियंस से मिला, क्योंकि वो जब जाते हैं उनकी एनलाइटमेंट होती है और वो फिर बोध ट्री के सामने बैठ पहले उपनिषद पढ़ते हैं, फिर बोध ट्री के सामने बैठते हैं, फिर काफी समय के बाद उनको एनलाइटमेंट 49 मेडिटेशन करने के बाद उनको एक निर्वाणा मिलती है, एक एनलाइटमेंट मिलती है। तो क्या आप नहीं कह सकते कि निर्वाणा इज अ टर्म, निभाना, या वी कैन कॉल इट अ प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस, तो वक्त के साथ इंसान सीखता है। सोचें कि बुद्धा अगर घर से बाहर ना निकलते और वो अपने घर के ही रूम के अंदर रहते, तो क्या उनको निर्वाणा, क्या एनलाइटमेंट मिलती? नहीं मिलती। एनलाइटमेंट मिलती है तब जब आप इस चीज को एक्सपीरियंस करें। इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि हम लोग हमेशा, एक साइड से आती है हमारी टीचिंग, एक साइड से हमारा आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मैटर लॉट्स, क्योंकि वक्त के साथ आप बहुत कुछ सीखते हो। बुक्स बिल्कुल आपको सिखाती हैं, लेकिन वक्त के साथ भी अभी जो आज आपकी एज है, उस समय के बाद आप खुद देखिएगा कि आपकी काफ़ी सारी आपका आपका बदलाव आ जाएगा। आप जब 25 ईयर के हैं, 26 ईयर के हैं, सोचें कि 10 साल के बाद आपकी लाइफ में कितना टर्न हो जाएगा। आप इतना आपका पास एक्सपीरियंस होगा कि आप हज़ारों लोगों को गाइड कर सकते हो। लेकिन सवाल यही आता है कि आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का होगा? कौन-सा एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं? कैसा एक्सपीरियंस? जो आज आपने किया होगा, वही आपको कल एक्सपीरियंस के तौर पे, अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चोर है, तो नेक्स्ट टाइम तो एक्सपीरियंस चोरी का ही होगा भाई। सो द निर्वाणा इज अ काइंड ऑफ अ प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलॉसफी। ये आपको एक्सपीरियंस से मिल जाता है। इसीलिए हम अक्सर बड़ों से कहते हैं कि आप हमें गाइड करें। कारण उनके पीछे एक ही रहता है कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने जिंदगी को जिया है, वो हमसे कहीं ज्यादा है और उनको हमसे ज्यादा नॉलेज हो सकता है, मे बी हमारे से उन्होंने कम जो है नॉलेज ली हो, लेकिन उनके पास जो अनुभव होगा वो बहुत ज्यादा होगा। सो अनुभव कहीं ना कहीं आपको कहाँ से मिलता है भाई? जब आप निर्वाणा करते हैं, जब आपके अंदर, और यही बात होगी शायद बुद्धा को जो अनुभव मिला 49 मेडिटेशन करने के बाद, वही उसका वही एक कला बनती है जिसके बाद एक बुद्धिज्म जो है क्रिएट हुआ। अगला पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जब भी आप कभी अनुभव करेंगे एक्सपीरियंस निर्वाणा से क्या हुआ कि जितने भी उनके शेडिंग शेडिंग ऑफ ऑल डिजायर, और आपको याद है कि जब बुद्धा ने सब कुछ त्याग दिया, जब वो निर्वाणा करने के लिए गए, तो सबसे पहली चीज, इस चीज से निर्वाणा ने क्या चीज को खत्म किया? दैट इज डिजायर। जी हाँ, आपकी ख्वाहिश। मैंने पहले भी बताया था कि बुद्धिज्म के मेथोडोलॉजी के मुताबिक जितने आपके डिजायर कम होंगे, जितने आपके डिजायर कम होंगे, उतना आप लोग जो है आपके दुख जो हैं वो कम होंगे। जिसमें हमने एक फिलॉसफी भी पढ़ी थी कि यार अपने डिजायर कम कर दो, मंशाएं आपकी कम हो जाएंगी। तो मंशा जब आपकी कम होगी तो भाई आपके दुख भी कम होना शुरू हो। आप याद करिएगा, जब बुद्धा निर्वाणा करते हैं, जब बुद्धा एनलाइटमेंट के लिए जाते हैं, तो क्या छोड़ के जाते हैं वो? अपने घर का तख्त और ताज छोड़ते हैं। एक बड़े ही बड़े कलाम से थे, लेकिन कहा कि भाई क्या करना है मुझे इन सारी चीजों का? निर्वाणा है। और आज भी कहीं न कहीं एक बंदे को, मैं मानता हूँ कि हम हर
मतलब फॉर एग्जांपल आप जितने भी बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, सोचें आप, हमारे पास हज़ारों ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे। हमारे पास हज़ारों ऐसे लोग भी हैं जो रात को खाना नहीं खा पा रहे। हमारा हम ये है कि हम जब खुद खा लेते हैं तो हमें लगता है बस सब कुछ हो गया। लेकिन बुद्धा चाहते तो एक अच्छी लाइफ भी जी सकते थे, उनको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एक्सपीरियंस किया उन्होंने कि नहीं, ज़िंदगी एक दुखद है। जितनी मंशाएँ आपकी ज़्यादा होंगी, उतने दुःख ज़्यादा होंगे। जितनी मंशा आपकी कम होगी, उतने दुःख आपके कम होंगे। तो ये है निर्वाण। क्या आप कर पाएँगे? ये सवाल बनता है। क्या आज के दौर में जो रेलेवेंस बताया गया था यूपीएससी के क्वेश्चन में कि आज इन 21st सेंचुरी जो आज की स्टेट हम कह सकते हैं कि आपकी जो कंट्री है, आज के लोग जो हैं, कैपिटलिस्टिक बहुत ज़्यादा है। पैसे के पीछे बहुत डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, मंशाएँ बहुत ज़्यादा है। 1 गाड़ी है तो 4 चाहिए, 10 कपड़े हैं तो 20 चाहिए और जैसे-जैसे आपके डिज़ायर बढ़ेंगे, मंशाएँ बढ़ेंगी, ऐसे-ऐसे अब क्राइम ज़्यादा होने शुरू। क्या आप मानते हैं कि आज के क्राइम के पीछे सबसे बड़ी बात जो बड़ा रीज़न है, वो डिज़ायर है? वर्ल्ड वॉर आपने देखा होगा। हिटलर की कहानी हमने बहुत बार सुनी। क्या वो डिज़ायर था, मंशा थी कि पूरी दुनिया, पूरे राज्य पे मैं रूल करूँ? आपको याद होना चाहिए कि जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं, बुद्धिज़्म के समय जब ये बुद्धिज़्म क्रिएट किया गया, पुजारी वगैरह जो लोग होते थे, उनकी मंशाएँ होती थी कि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें। पता नहीं इस चीज़ को मना कर, मंशाएँ को खत्म कर। ये वो जड़ है जहाँ से करप्शन स्टार्ट होती है। और कार्ल मार्क्स को भी अगर मैं थोड़ा-सा रिलेवेंट कर दूँ यहाँ पे, तो कार्ल मार्क्स ने भी क्या कहा था? "होल हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल एंड होल हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास एंड क्लास" कार्ल मार्क्स के मुताबिक कि आप जब भी कोई इतिहास खोलते हो, तो आपको सिर्फ लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं और उन लड़ाइयों का कारण जो है, वो क्लास स्ट्रगल है। हर कोई बड़ा बनना चाहता है। मंशाएँ जैसे बढ़ेंगी, वैसे आपके यहाँ पे दुःख बहुत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस दिन आपने अपनी मंशाओं को कम करना शुरू कर दिया, निर्वाणा मिल जाएगा। बट ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको वैसा निर्वाणा मिलेगा जैसे बुद्धिज़्म को है, लेकिन हाँ, आपकी अंदर जो एनलाइटमेंट आएगी, वो बहुत अच्छी होगी। चेंज बहुत आप यू विल बिकम ए डाउन टू अर्थ पर्सन। आप ऐसे बन जाएँगे कि जिसको मोम कहा जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि अगर हमने 4-5 क्लासेस पढ़ ली होती हैं या थोड़ी-सी नॉलेज आ जाती है, तो हमारे अंदर प्राउड फील होना चाहता है। घुमंड होना शुरू हो जाता है और फिर हमें लगता है कि दुनिया में सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। वो मंशा कैसे आगे वो कहते हैं कि जिस दिन आप लोगों ने ये डिज़ायर को कम कर दिया, निर्वाणा की बात करता हूँ, जिस दिन आपने वो डिज़ायर्स कम कर दिए, आपकी जो सफरिंग है, एंडिंग ऑफ सफरिंग जो है, ये दुःख जो हैं, आपके खत्म हुए। आज आप ट्राई कर लीजिए। देखिए, एंडिंग सफरिंग होना शुरू हो जाएगा। यानी जिस दिन मंशाएँ कम होंगी, तो आपके दुःख भी बहुत कम होना सफरिंग नहीं रहेगी। आज का सफ़र क्या है? मैं आज की सफरिंग की अगर बात करूँ, आज का सफ़र सबसे ज़्यादा क्या है? पैसा, मनी। आप देखें प्रॉपर्टी रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, एक भाई ने एक भाई को जो है अपनी प्रॉपर्टी के लिए मार दिया। एक भाई, ब्रदर जब हम सोशियोलॉजी में उसको पढ़ते हैं तो किनशिप में आता है कि अब ये ब्लड रिलेशन में प्राइमरी रिलेशन हमारे यहाँ क्या भाई का कातिल बन सकता है? नहीं बन सकता। सोच के भी ऐसा लगता है कि नहीं। लेकिन डिज़ायर ने, मंशाओं ने उसको खत्म कर दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके अंदर एनलाइटमेंट आए, एनलाइटमेंट खाली बुक्स पढ़ने से नहीं आती भाई। कि मैंने 5 किताबें पढ़ ली और मैं ये कहूँगा कि बस अब मुझे दुनिया की हर एक चीज़ नॉलेज पता है ना। एनलाइटमेंट आती है जब आपका सोल प्योर प्योर हो जाए, इंटेंशंस क्लियर हो जाए, आपका माइंड क्लियर हो जाए, आपकी स्पीच बोलने का ढंग सही हो जाए। व्हेनेवर आई वेंट मतलब मुझे जब आई वाज़ इन दिल्ली जब घूमता हूँ, मैंने एक चीज़ बहुत एनालाइज़ की है काफ़ी बार जब मैं रास्ते में हम अंग्रेज़ी के कुछ शब्द जो सीख लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो गाड़ी में बैठ के या फिर हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ दूसरा बैठा है, उसको थोड़ा-सा इंस्पायर किया जाए या दिखाने की कोशिश की जाती है कि मुझे इंग्लिश आती है या ऐसा है। दूर से पता चल जाता है कि भाई ये आप अपना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो। भाई इनसे कुछ नहीं होता, इनसे सफरिंग बढ़ती है। आप किसी को अपने सामने बढ़ा-चढ़ा के पेश करने से नहीं होता है। आपकी आपकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे क्यों कहा था ना बुद्धा की जो पर्सनैलिटी है वो मैग्नेट है, खुद खींचती है। आपके अंदर ऐसी पर्सनैलिटी हो दूसरा दूर से बताए यार ये बंदा सही है। लेकिन हम लोग ओवर रिएक्ट करने के बाद हमें लगता है कि शायद लोग हमारे हो जाएँगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड ऑफ सर्फिंग हो गई
और फाइनली जब आप अपना सब कुछ मनचाहों को, इंटेंशंस को क्लियर करेंगे, तो फाइनली यू विल गेट अ फ्रीडम। फ्रीडम, आपको एक फ्रीडम ऑफ रीबर्थ मिलेगी। जी हाँ, जैसे जीना चाहते हैं अ, आपको रीबर्थ, दोबारा जो जन्म होगा, वो वैसा होगा ना जैसे आप चाहें। जी हाँ, मैं इसको थोड़ा-सा एनालिटिकल वे में भी लेता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि बीइंग एज़ अ मुस्लिम्स, तो दीज़ कांसेप्ट्स आर रिटन इन आवर बुक आल्सो, लाइक अगर मैं हम बात करते हैं कि जितना आप नीचे अपने आप को देखें, हमेशा अपने आप से जब कंपैरिज़न किया जाता है ना, हमेशा अपने से नीचे वाले के साथ कंपैरिज़न करना चाहिए। अपने से बड़े का कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए। लाइक मेरे सामने एक बहुत बड़ा घर है एंड बहुत आलीशान है, बंगलो टाइप का है और मेरा घर उससे बहुत छोटा है। लेकिन मैं हमेशा अपने घर को उसके साथ कंपैरिज़न नहीं करवाता। मैं हमेशा अपने घर को उनसे कंपैरिज़न करता हूँ जो कम है। फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, सफिशिएंट है। लेकिन जिस दिन मैंने इनको अपने पड़ोसी के साथ कंपैरिज़न करने के बाद शुरू कर दिया, मेरी इंटेंशंस, मेरी डिज़ायर बढ़ना शुरू हुई और अगर मेरे डिज़ायर बढ़ गए, तो मेरी स्पीच बदल जाएगी और मेरी स्पीच अगर बदल गई, तो मेरा माइंड बदलेगा और मेरा माइंड अगर बदला, तो मेरी सफ़रिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और मेरी सफ़रिंग अगर बढ़ी, भाई जो मेरा दोबारा जन्म होने वाला है, वो बहुत ही दुःख। इन अ सिंपल सिनेरियो में, आज के दौर में बुद्धिज़्म की यही तो फिलॉसफी है कि कैसे आप अपने आप को सही ढंग से ढाल सकते हो। तो देयरफॉर अगर हम नोट में भी लिख लें, नोट अगर कर लें इसको, बुद्धा ने क्या फ़ॉलो किया? अब इस पूरे एंटायरली अगर आप देखें, तो बुद्धा फॉलोड डिज़ायर्स आर जो डिज़ायर्स आर मेन प्रॉब्लम। डिज़ायर ही है वो जिसकी वज़ह से सब प्रॉब्लम्स होती है। जो पूरी आप एनालिटिकल करेंगे, इसमें आपको एक ही चीज़ आती है, मनचाही एक जो है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है और जिस दिन आपका मंशा कम हुई, वही सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा कि बुद्धिज़्म के मुताबिक बुद्धिज़्म क्या कहते हैं, आत्मन के बारे में, यानी सोल के बारे में, आत्मन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट फिलॉसफर डिफरेंट वे से बुद्धा को बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्धा ने बिलीव किया था सोल पे, कुछ कहते हैं नहीं किया, कुछ कहते हैं कि नहीं, बुद्धा जो है वो उन्होंने क्लियरली बताया है कुछ किताबें, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने जो जिसको हम कहते हैं बुद्धा टीचिंग बिलीव इन ट्रांस माइग्रेशन के बारे में उन्होंने, क्योंकि जैनिज्म के तो क्लियर हमारे पास है, ट्रांस माइग्रेशन मतलब इसको कहा जाता है समतारा, ठीक है? ट्रांस माइग्रेशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है? सोल जिसे हम कहेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि बुद्धा ने क्या क्लियर बताया था, तो अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कहीं पे पढ़ा होगा तो शायद फिर वो किसी और बुक से पढ़ा हो। लेकिन आज तक हम क्या कहते हैं, he rejected he rejected according to some books, he rejected the idea of आत्मन। आत्मन का जो कंसेप्ट है, उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है, आत्मा का जो है। बट ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिजेक्ट किया। उनके मुताबिक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इंसान की, वो सबसे पहली चीज जो आती है वो कैरेक्टर ऑफ पर्सनैलिटी, कैरेक्टर और पर्सनैलिटी। देखो, अब यहाँ पे थोड़ा-सा ये ट्विस्टेड टाइप का है कि उन्होंने माना, फिर खुद ही वो लिखते हैं, इंसान की जो पर्सनैलिटी है, वही कैरेक्टर उसका या फिर उसकी पर्सनैलिटी जो होती है, वही मेन है, वो उसका आत्मन है, वही उसका सोल है। ऊपर से अगर आपने कितने अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन अंदर से आपका मन साफ नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो फिर यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है कि क्या फिर उन्होंने माना था? उन्होंने एक बहुत अच्छी एक आइडिया लिखा है, देखिए, कांसेप्ट है फ्लेम वन कैंडल टू अनदर। देखें, एक जब आप किसी कैंडल को जलाते हैं, तो एक कैंडल से दूसरी कैंडल तक लाइट जाती है। कहीं न कहीं ट्रांसमाइग्रेशन का कांसेप्ट आया। लेकिन फिर हम सिंपली वी कैन कॉल इट दैट बुद्धा वाज़ एक्चुअली ए एग्नोस्टिक। ये शब्द ज़रा समझिएगा। इस शब्द को आपने अपनी कॉपी पे लिखना है। जब आप बात करेंगे अ,
बुद्धा की ट्रांसमाइग्रेशन के बारे में तो शायद उस समय आपको थोड़ा-सा मुश्किल हो, तो इसको हम हिंदी में कैसे कह सकते हैं ज़रा लिख लीजिएगा। जेवाद, आजेवाद। आजेवाद, ठीक है? या हम इसको एक और शब्द से भी नोट कर सकते हैं, अनिशरीवादी। ये वो बंदा होता है जब एग्नोस्टिक की बात करते हैं, ये वो बंदा होता है, इनके मुताबिक नीदर नीदर एक्सेप्टेड, ना तो उन्होंने आत्मन को माना, नी नॉर रिजेक्टेड, ना ही उन्होंने रिजेक्ट किया। यानी उन्होंने कहा भी नहीं और रिजेक्ट भी नहीं किया। नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड, यानी आत्मन के बारे में उन्होंने रिजेक्ट भी नहीं किया है, लेकिन कुछ कहते हैं कि रिजेक्ट कर दिया है। तो हम उनको जब भी आंसर में लिखेंगे तो हम कहेंगे एज फार एज द आत्मन इज कंसर्न और ट्रांसमाइग्रेशन इज कंसर्न, द बुद्धा वाज एग्नोस्टिक्स, मोस्टली नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड। ना उन्होंने कहा और ना ही रिजेक्ट भी किया, एंड नॉट रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मोस्टली अगर हमें बात कर लो तो बुद्धा टीचिंग बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन संसारा, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ आत्मन, आत्मन को रिजेक्ट किया हुआ है। लेकिन द करेक्टर ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें, सिंपली वी कैन कॉल इन सिंपल वे में, लैंग्वेज में अगर आप कहेंगे तो नीदर ही रिजेक्टेड नॉर नीदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड को भी उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है। तो कोई कहता है कि नहीं उन्होंने रिजेक्ट किया, तो कोई कहता है कि हाँ जी भाई, आप सिंपल वे में आप बच सकते हो। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे हो तो आप सिंपली वे में लिख सकते हो कि एज फार एज द बुद्धा इज कंसर्न ही वाज एग्नोस्टिक, उन्होंने माना भी नहीं है, उन्होंने रिजेक्ट भी नहीं किया है, तो यहाँ बचा जा सकता है। अब सिंपली आप ये लिख दो कि नहीं माना ही नहीं, तो ये खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि कुछ बुक्स जो हैं वो अलग, क्योंकि उस समय के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हम यही शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब आप बॉडी लैंग्वेज में जाके लिखेंगे। अब बात करते हैं बुद्धा का एक सबसे बेहतरीन कर्म जो रहा, दैट इज स्पिरिट ऑफ लव। लव के बारे में बुद्धा क्या कहते हैं? प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून, जिसको आज बहुत सारे नाम से जाना जाता है। वैसे ये टिकटॉक का लव नहीं है, ये वो लव है जो इसको वो अहिंसा कहते हैं। आई होप आपने अहिंसा का कंसेप्ट गांधी से सुना हो। गांधी ने ये शब्द का गांधी जी जब याद होगा कि 1915 में जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं टिल 1947 तक, उनकी जितनी भी बड़ी-बड़ी मूवमेंट रही, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गई या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गई या उनके जितने भी सत्याग्रह हुए, उसमें उन्होंने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया था। तो फिर हमें पता चला था कि गांधी जो है वो बुद्धा की टीचिंग को बहुत मानते हैं। हिंसा का मतलब होता है नॉन किलिंग, नॉन नॉन किलिंग, किसी को मत मारो। अब किसी को मत मारो का मतलब यहाँ पे एक शब्द में क्लियर कर देता हूँ। ये शब्द जो है ये अटैक था। ये अटैक था बुद्धिज्म के ऊपर, सॉरी ब्राह्मणिज्म के ऊपर। आपको याद होगा कि ब्राह्मणिज्म जो है वो बहुत बड़े-बड़े सैक्रिफाइस करते थे, यज्ञ करना, फिर उसके बाद बड़े-बड़ी बलियाँ देना। उन्होंने कहा था कि ये मत करो। देखो, लव रखना है ना, मोहब्बत सिर्फ इंसानों से नहीं होती, मोहब्बत जानवरों से भी होती है। आज तो बहुत बड़े एनजीओज़ खुल गए हैं। तो कहीं न कहीं क्योंकि जब हम पहला पार्ट पढ़ते हैं वैदिक काल का, ऋग्वेदिक काल के बाद हम जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो राजा हुआ करते थे, वो अपने आप को खुश करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए जो है वो बड़े-बड़े यज्ञ करना, सैक्रिफाइस करना। फिर याद होगा आपको कि एक वैदिक काल में ही हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो था उस समय बहुत ज़्यादा पीक पे था। तो जब सारे जानवरों को आप बलि चढ़ा रहे हो, तो भाई फिर एग्रीकल्चर कैसे करोगे? क्योंकि उस समय तो एग्रीकल्चर सारा जो है वो जानवरों के थ्रू होता था। तो स्पिरिट ऑफ लव के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है और आप कह सकते हैं कि हाँ, गांधी जी को और आज के दौर पे अगर मैं बुद्धिज़्म को जो उन्होंने कहा था रेलेवेंस के तौर पे देखूँ, कि हाँ, अहिंसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सबसे ज़्यादा अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आप सुबह जब न्यूज़पेपर खोलते हैं तो एक ही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दैट इज़ किलिंग। अब तो वैसे जानवरों की कम होती है, इंसानों की ज़्यादा होती है।
तो कहीं न कहीं आज भी इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने समाज को बेटर समाज बनाया जा सकता है। जी हाँ, खासकर भारत में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वेदास की जब बात की जाती है, he क्लियरली रिजेक्टेड द वेदास। इन्होंने वेदास को रिजेक्टेड कर दिया था। वेदा को बिल्कुल नहीं मानते बिकॉज़ अब अगर आप लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, देयर आर सम रीज़न्स। तो आप रीज़न बताएँगे कि आखिर कारण क्या था इन्होंने वेदा को नहीं माना? बिकॉज़ ही वाज़ अपोज्ड टू वर्ना सिस्टम। ये वर्ना सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे। देखिएगा कि जब हम वेदास पढ़ते हैं, तो वेदास में हमें वर्ना सिस्टम बहुत मिला, जिसमें मैंने बताया था, ब्राह्मण जो है वो टॉप पे हैं, क्षत्रिय जो है वो दूसरे नंबर पे हैं, वैश्य जो है वो तीसरे नंबर पे हैं, शूद्र। तो इनके मुताबिक मेरा समाज, भगवान ने कहीं नहीं बताया कि आपको कास्ट सिस्टम पे रखना। जातिवाद का सिस्टम जो है वो आज भी चलता है। ये पॉइंट भी आज रिलेवेंट होता है, अगर आज भी इस्तेमाल किया जाए। ही रिजेक्टेड द वर्ना सिस्टम एंड उनके कारण उन्होंने वेदास को ही रिजेक्ट कर दिया था। बट अगर कल आप आंसर लिखते हैं, तो आप रिजेक्शन के ऊपर पहले लिखेंगे, बट देयर आर रीजंस व्हाई ही हैज रिजेक्टेड द कांसेप्ट ऑफ वेदास। तो वहां पे हमारे पास कंसेप्ट होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। तो उनको वर्ना सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं, खुद तो वो क्षत्रिय थे ही, लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर दिया, बोला ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं एज फार एज द बॉडी। उन्होंने बॉडी के ऊपर क्या बताया है कि जब हम साइंस टर्म से बात करते हैं, अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं, तो अब बॉडी में हमारे पार्ट्स हैं, हार्ट हो गया, लेग हो गई, आर्म, आईज वगैरह, फिर अंदर के ऑर्गन, फिर एक्सटर्नल, इंटरनल। लेकिन एज फार एज द बुद्धा, बुद्धा कहते हैं आपकी बॉडी क्या है। और बुद्धा ने हमारी बॉडी का मतलब जो फिजिकल फीचर हमारे बने हुए हैं, उनको एक बड़े ही एक इंटेलेक्चुअल वे में, एक ऐसे वे में उन्होंने डिफाइन किया है कि सुन के इंसान को बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा भी होता है क्या, बॉडी ऐसी भी होती है। साइंस में सबसे पहले जो अपनी बॉडी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हम बॉडी जो होती है उसका होता है रूपा। रूपा मतलब होता है फॉर्म। देखिए, एक रूप है, ठीक है, ये बॉडी है। मेरी बॉडी बिल्कुल आपसे अलग है सेम ही, आपकी भी 2 आँखें, मेरी भी नाक, लेकिन अलग-अलग। तो पहले बॉडी का पहला पार्ट आता है रूप, फॉर्म कैसे बनती है पूरा। दूसरा कांसेप्ट वो बोलते हैं कि बॉडी में जो अगली चीज़ आती है, दैट इज़ नोन एज़ समझाना। ये शब्द है जिसको कहा जाता है नेम। हर एक बॉडी का अपना-अपना नाम है। सुहेल मेरा नाम है, आपका कुछ होगा, बॉडी ऐसी बनती है। अगला कांसेप्ट वो कहते हैं कि बॉडी का जो थर्ड पार्ट आता है, देखिए बॉडी के कंपोज्ड ऑफ 5 फिजिकल एंड मेंटल फैक्टर को इंक्लूड करके ये बॉडी बनती है। मैंने पहले लिखा नहीं, ये लिखे अकॉर्डिंग टू द बुद्धा, मैन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 5 ग्रुप, 5 ग्रुप है हमारे, 5 ग्रुप, एंड 5 ग्रुप्स आर नोन एज स्कंदहा। ठीक है, स्कंदहा बोला गया है। और अब देखिएगा, इट इंक्लूड बोथ फिजिकल, इसमें फिजिकल भी बॉडी आएगी और मेंटल भी आ जाएगी। अब अगला जो है, एक हो गया ये, एक फॉर्म रूपा हो गया आपका, समझ लें, यानी कि नाम आ गया। और तीसरा जो है दैट इज नोन एज विजनाना। विजनाना, विजनाना, विजनाना का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। देखिए यहाँ माइंड की बात की गई है। अब कुछ लोग जो है वो सोए रहते हैं, कुछ लोग जागते रहते हैं। अभी मुझे लगता है ये जो टाइम होगा तो अभी कुछ लोग सोए होंगे। सोने का मतलब नहीं है कि आप सो रहे हो, सोने का मतलब है अगर आपको मेंटल एबिलिटी सोई है, क्लास में आपको काफी बार कहा जाता है प्लीज कॉन्शियस रहें, यहाँ पे कंसंट्रेशन रखें, यहाँ पे बात करें, ये करें, वो करें। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो मीन्स आप सोए हुए हैं, तो फिर आपका जीने का भी कोई फायदा नहीं है। अगला पॉइंट जो हमारा बनाता है, दैट इज कॉल्ड द इम्पोर्टेंट। एक हमारा 1, 2, 3 और चौथा हमारा रहता है, उसको कहते हैं संस्कारा। संस्कारा हो गया, दैट संस्कारा इज नोन एज डिस्पोजिशन। ठीक है,
सो उसके बाद हम लोग संस्कारा देखिए यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया गया है वो ये है कि नेचुरल क्वालिटीज़ जो होती हैं एक इंसान के नेचुरल क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन क्वालिटीज़ कैरेक्टर कैसा है उसको हम संस्कारा कहते हैं और डिस्पोज़िशन कहा जाता है उसको। और फिर हमारे पास जो 5वां कांसेप्ट बनता है दैट इज़ कॉल्ड फीलिंग्स। फीलिंग्स कैन कॉल्ड एज़ विधाना। विधाना मीन्स सेंसेशन ऑफ फीलिंग्स जो होती हैं, जो आप दूसरों के लिए रखते हैं। तो इस तरीके से बॉडी को फॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग टू द बुद्धा। अब देखिएगा कि यहाँ पे जब फॉर्म होगा यानी कि या तो मिट्टी से बना है, फायर से बना है, वाटर से बना है, तो पूरा नाम फिर हमारा एक पूरा नाम होता है, एक क्वालिटी के थ्रू हमें पहचाना जाता है। फिर वो बॉडी की कॉन्शसनेस कैसे आती है, फिर आपके कैरेक्टर किस तरीके से हैं, आपके अंदर फीलिंग्स क्या है। तो जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएँगी तो एक प्रॉपर आप इंसान कहलाए जाएँगे। तो उसी को हम बॉडी कहेंगे अदरवाइज़ तो फिर बॉडी का होना या ना होना एक ही बात। अब यहाँ पे हम लोगों के पास वो जो टर्म है कि अब बुद्धिज़्म को जब हम पूरा देख लेते हैं, तो बुद्धिज़्म को सबसे डिफाइन क्या करें? मतलब इन क्रक्स में अगर हम देखें तो बुद्धिज़्म क्या है? जब हम बुद्धिज़्म को पढ़ते हैं तो बहुत डेफिनिशन बहुत बड़ी-बड़ी डेफिनिशन बनती है। यू कैन राइट डाउन सिंपल वे में आप लिख सकते हैं कि बुद्धिज़्म जो कि अभी तक हमने समझा, बुद्धिज़्म इज़ अ पाथ। सिंपल में एक रास्ता है। बुद्धिज़्म इज़ अ पाथ। कोई रिलिजन ना डालें इसको इस तरीके से, पाथ ऑफ प्रैक्टिस। जी हाँ, ये एक ऐसा धर्म है जिसमें हमें एक रास्ता दिखाया जाता है काम करने का, प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस और साथ में ही सर हमें सिखाया जाता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। देखिए, ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो और आप बच सकते हो क्योंकि आप धर्म को टच नहीं कर रहे हो। बुद्धा एक मार्ग है, जहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हो, जी सकते हो। और डेवलपमेंट कर सकते हो ताकि आप लोग लीडिंग कहाँ लेके जाएगी टू इनसाइट ऐसी जिंदगी आप जिएंगे इनटू द ट्रू नेचर ऑफ इनटू द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी। सच्चाई की अगर पहचान करनी है तो भाई बुद्धिज्म यहाँ। सो बुद्धिज्म अगर हम इसको टर्म में देखिए मैंने रिलीजन का कोई वर्ड यूज नहीं किया। बुद्धिज्म इज अ पाथ, एक रास्ता, एक मार्ग है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने का सही ढंग से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपके अंदर की आत्मा को अपने अंदर की चीजों को एक इस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि आप सच्चाई को पहचान पाए। और धर्म वही है जो सच्चाई की बात करता है। बस ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन है। और मुझे ये लगता है कि आप अगर आप आंसर लिखेंगे प्लीज इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करें। बुद्धिज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ पाथ ऑफ प्रैक्टिस। इट इज अ पाथ ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आपके अंदर की भावनाओं को, आपके अंदर के रूप को, आपके अंदर के संस्कारा को, आपके अंदर के आत्मा को, आपके अंदर की भावनाओं को, आपके अंदर के मार्ग को, आपके अंदर की जितनी भी चीजें हैं उनको एक सही दिशा देता इनटू द रियलिटी। हमें पकड़ते हैं, हमें पता चलता है एट द एज ऑफ, याद रखिएगा, एट द एज ऑफ 39, एट द एज ऑफ 39 ये सारी चीजें मिली थी किनको? क्योंकि उसने की थी मेडिटेशन। इन्हीं चीजों के लिए तो किया था ना, मेडिटेशन किया था। और कितने मेडिटेशन किए थे भाई? 49 डेज ऑफ मेडिटेशन के बाद उनको ये सारी चीजें, ये वाली। और मुझे लगता है आज भी हमें ये चाहिए। और किसके अंदर किए थे भाई? एक दरख्त था जिसको हम ट्री कहते हैं, बोध गया या इन गया में जो है वहां पे उन्होंने ये किया और वहां पे उनको मिली है सुप्रीम नॉलेज। कैसी नॉलेज? एक होता है नॉलेज, एक होता है सुप्रीम नॉलेज। वो नॉलेज है जो रियलिटी को बताती है, सुप्रीम नॉलेज, जिसको आप एनलाइटमेंट भी कहते हैं। एनलाइटमेंट, सही दिशा वाली नॉलेज बहुत टाइप की होती है लेकिन एनलाइटमेंट वाली कम होती है, रियलिटी वाली कम होती है, सच्चाई वाली कम होती है। देखिएगा यहाँ पे एक टर्म है जैसे इस ट्री को जो है, ये ई है, ठीक है, इस ट्री को जो है बोधि वर्ष विरशा वृक्ष विरक्षा स्पेलिंग लीजिएगा, VRIKSH भी कहा जाता है। या फिर हम इसको
इंग्लिश में लिखते हैं तो ट्री ऑफ विजडम, जहाँ पे उन्होंने बैठ के ये सारी चीजें की। उसके बाद वहां से जब उनको एनलाइटमेंट मिलती है तो फिर क्या किया था, वो मूव हो गए थे वहां कि हेयर आफ्टर वहां से निकल के कहाँ गए थे भाई, सारनाथ। और सारनाथ में सबसे पहले भाई क्या किया उन्होंने, सारनाथ याद होगा आपको, जहां पे उन्होंने सबसे पहले अपना फर्स्ट सेरेमोनी डिलीवर किया था, पहला लेक्चर अपना डिलीवर किया, और उसको क्या कहा गया था, याद रखिएगा, पहला जो सेरेमोनी दिया गया था उसको आज भी हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं, उसको कहा जाता है धर्म धर्म धर्मक चक्र चक्र प्रवर्तना, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। जो पहला उन्होंने सेरेमोन दिया था, पहला लेक्चर जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका प्री का भी क्वेश्चन बन जाएगा, प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। धर्म धर्मक धर्मक चक्र प्रवर्तना, तो पूरा देख लीजिएगा। जब वो एनलाइटमेंट कर लेते हैं, उनकी एनलाइटमेंट हो जाती है, वहां से निकलते हैं, सारनाथ पहुंचते हैं, और वहां पे पहली जो है वो अपना डिलीवर करते हैं लेक्चर, उस लेक्चर को क्या कहा जाता है। तो ये आप देखिएगा, इनको ग्रेट इवेंट के नाम से, इनके ग्रेट इवेंट्स अगर देखेंगे, अगर हम ग्रेट इवेंट्स देख लें बुद्धा के ग्रेट इवेंट्स, बुद्धा की जिंदगी के सबसे ग्रेट इवेंट्स कौन कौन से रहे, सबसे पहला उनका जन्मा, बर्थ, अगर वो ना आए होते तो सोचो कुछ हुआ ना होता। दूसरा एक ग्रेट इवेंट उनका जो रहा, वो मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, जब वो घर से निकले, आप सोचें घर से ही ना निकले होते तो फिर बात ही क्या बनती, महासंक्रमण, महाविनय जो घर से वो निकले थे। और उसके बाद तीसरी जो चीज उनको मिली, दैट इज निर्वाणा। एक ऐसी चीजें हैं जो ग्रेट इवेंट कहलाई जाती हैं, निर्वाणा आपको एनलाइटमेंट हो गया। चौथी चीज जो उनको मिली वो ये है कि जो उन्होंने सबसे पहले धर्म चक्रा जो फर्स्ट सेरेमन दिया था, और धर्म चक्रा परिवर्तना जो हुआ, वो जो अभी मैंने लिखाया। और पांचवा जो उनको उनको लास्ट में हम ग्रेट इवेंट्स में भी ले लेते हैं, दैट इज महापरिनिर्वाणा, निर्वाणा, ये डेथ के साथ डिनोट किया जाता है। तो ग्रेट इवेंट्स है जो हुए। और उसके बाद अगर हम इनकी टीचिंग की सिग्निफिकेंस आज के दौर पे भी देखते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण क्यों है, सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्धा इन 21 सेंचुरी, आज के दौर पे देखिए, आज भी आपको चाहिए भाई अहिंसा, तो उन्होंने उस समय भी अहिंसा की बात की थी, कि सबसे ज्यादा यहाँ पे नॉन वायलेंस नहीं, अहिंसा की बात की थी। तो याद होगा आपको, मैंने इससे पहले भी ये शब्द बता दिया था। या फिर आप नॉन वायलेंस कह सकते हैं। नॉन वायलेंस की बात उन्होंने की, क्या कहा कि भाई मत मारो किसी को। देखो 21 सेंचुरी में भी आपको ये जरूरत पड़ेगा। दूसरी चीज वो क्या कहते हैं, अननेसेसरी किलिंग क्यों कर रहे हो आप, अननेसेसरी किलिंग मैंने अभी बताया था, यानी कि जानबूझ के बिना किसी वजह के आप मार रहे हो, सिर्फ खा रहे हो और मार रहे हो, किलिंग ऑफ एनिमल्स, मत मारो। ये अशोका के समूह में भी हमें देखने को मिला, इन ह्यूमन एक्टिविटीज। अब आप क्या कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए यहाँ से गन उठाई और जंगल में पहुंच के आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, वहां जाके आप शिकार कर रहे हो। आज भी देखें आप, लोग जो है अपनी खुशी के लिए, अपने अपने स्वभाव के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े जंगलों में जाके अपने आप को मजे से ये करना है वो करना है। अब गुड लाइफ जीनी है, अगर आपको आज भी कहा जाता है, अगर आपको एक बहुत अच्छी लाइफ जीनी है तो प्यूरिफाइड माइंड कर दें, आप अपना माइंड प्यूरिफाई करें। और जब आपका माइंड प्यूरिफाई होगा ना, तो आपको निर्वाणा मिलेगा। आपका माइंड ही खराब है, सुबह से शाम तक तो लोगों की बातें करते रहते हैं आप,
फिर उनके बाद जो है उनके मुताबिक सैक्रिफाइसेस कम होने चाहिए, बहुत कम होने ही नहीं चाहिए। देयर विल बी नो सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस रिलेटेड टू वेदास, तो वेदास में दिए गए ये क्या करना है, वो या करना है, ये बिल्कुल नहीं है। और फिर उन्होंने बनाई थी अपने यहाँ पे बुद्धा स्टार्टेड मोनेस्ट्रीज। ये मोनेस्ट्रीज उन्होंने बनाई थी और इनको विहारास भी कहा जाता है। विहारास, जहाँ पे मॉन्क्स जो है वो रहते थे। यहाँ पे कौन रहता था? मॉन्क्स जो प्रीच करते थे, उनके लिए उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो आज भी हम लोगों को काफी सारे इन्होंने अपोज किया है। ये ज्यादातर आपने देखा होगा यूज टू बी एक्सपेंसिव चीजें का इस्तेमाल करना या इन चीजों का बिल्कुल अपोज कर दिया था। और फिर उसके बाद जो स्प्रेड हुआ, यानी कि बुद्धिज्म जो स्प्रेड हुआ, ये चाइना में भी हुआ, चाइना के बाद सेंट्रल एशिया में भी हुआ, सेंट्रल एशिया के बाद आप तिब्बत ले लें, वहां पे भी हुआ, तिब्बत वगैरह में भी हुआ, बाकी की देशों में भी फैला और आहिस्ता आहिस्ता जो है। और फिर बनती है डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म मैंने कल पढ़ाया था आपको, यानी कि इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपको 4 नोबल ट्रुथ पता होने चाहिए, 4 सच्चाई कि जिंदगी एक दुख है, सफरिंग है, अगर आप डिजायर कम करते हो, और उनको पाने के लिए आपके पास 8 फोल्ड फेथ होना चाहिए, राइट थॉट, राइट, ये सारी चीजें मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट करवाई है। और बुद्धा के मुताबिक अगर एक इंसान ये 8 चीजें मान लेना तो बैलेंस ऑफ लाइफ हो जाएगी। बैलेंस ऑफ लाइफ, बैलेंस ऑफ लाइफ क्या होगी? बैलेंस ऑफ लाइफ में आपके यहाँ पे आपकी जिंदगी बन जाएगी प्यूरिफाई, माइंड हो जाएगा, आपका माइंड प्यूरिफाई होगा और आपको मिल जाएगा अटेन मोक्षा, फ्रीडम ऑफ लाइफ, बहुत अच्छी जिंदगी। 8 चीजें, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट लैंग्वेज, वो मैंने आपके साथ बात की थी। 8 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, वो लेक्चर में दी हुई है। फिर इन्होंने बुद्धा के कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता होने चाहिए। बुद्धिज्म के कोड ऑफ कंडक्ट, यानी इनको आप तोड़ नहीं सकते। कोड ऑफ कंडक्ट होता है यानी कि आप ये कह सकते हैं सिद्धांत जो थे उनका पहला सिद्धांत था, आप किसी की प्रॉपर्टी को मत खाएं, नॉट कन्वर्ट, नॉट कन्वर्ट। जो सबसे ज्यादा आजकल तो वैसे यही होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अदर। देखो, किसी की प्रॉपर्टी पे क्यों कब्जा करके बैठे हो भाई? सबसे ज्यादा तो पंगे आजकल जमीन पे ही, मुद्दों पे होते हैं, और वो कहते हैं कि खुदा के लिए जो है ना किसी की प्रॉपर्टी, पता है किसी का हक खाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब आपने ये सोच लिया कि मैंने किसी का हक मार के किसी की प्रॉपर्टी लेके मैं अपनी बहुत अच्छी जिंदगी बिताऊंगा, कभी जी नहीं पाओगे। और बहुत सारे आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो आज सबसे ज्यादा लड़ाइयां जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर है, और ये पंगा भी बनता है, कत्ल भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी मत खाएं किसी की भी, कोड ऑफ कंडक्ट है। जिसको भी बुद्धिज्म अपनाना है, पहले भाई ये सारी चीजें करेगा तो तब वो बुद्धिज्म में आएगा। उसके बाद डू नॉट नॉट कन्वर्ट, नॉट कमिट वायलेंस। भाई देखो, ये जो सुबह से शाम तक तुम जो वायलेंस करते हो ना, इसका मत करें, आप शोर शराबा मत करें। लेकिन गांधी ने भी यही कहा था। वायलेंस क्या देगा आपको? वायलेंस एक ही चीज देती है भाई, लड़ाइयां जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी, देश के साथ भी। वायलेंस, वायलेंस से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी शब्द का इस्तेमाल अब जो है, रिसेंटली मोदी ने, जो हमारी यूएन जनरल असेंबली में ये हुई थी, रिसेंटली जब यूएन जनरल असेंबली में मोदी ने स्पीच दी थी, तो उन्होंने इसी चीज का इस्तेमाल किया था। फिर नॉट कमिट, ये बड़ी बीमारी आजकल जो है ये ज्यादा आ गई है। जी हाँ, ये जो टॉक्सिक्स वगैरह यूज करते हैं, इंटॉक्सिकेशंस जो यूज किए जाते हैं, प्लीज खुदा के लिए ये सब छोड़ छोड़ दे। यानी शराब, वो आजकल तो वैसे ड्रग्स वगैरह, इन चीजों का इस्तेमाल, बॉडी को खुद खराब करना, या फिर कोई ऐसी चीज लेना जिससे आप खुद अपनी बॉडी को जो है वो हानि पहुंचा रहे हो, खतरा पहुंचा रहे हो, जानबूझ के आपको पता है कि ये करने से मेरी जिंदगी खराब होगी,
तो ये चीजें करने से क्या फायदा होगा? और उसके बाद ये भी आजकल का रिलेवेंस में ही है, डोंट इंडल्ज योरसेल्फ, डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन करप्शन। ये तो आपको चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, फिर इसकी जो हालत होती है वो तो बहुत ही है, करप्शन। प्लीज करप्शन मत करें, कि करप्ट आप करप्शन करेंगे तो देखिए, आप करप्शन कर रहे हैं तो आपके साथ जो दूसरा बंदा है वो भी करप्ट हुआ है, पूरा सिस्टम जब करप्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे वही मैंने जो शब्द यूज किया था, नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यहाँ पे गॉड को नहीं मानते, नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और सोल, दोनों चीजों को तो उन्होंने मना कर, गॉड और सोल। लेकिन हम शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने बोला था इससे पहले, यहाँ पे लिबरल है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म कोड ऑफ कंडक्ट हम लिबरल हैं और डेमोक्रेटिक हैं, जो जैसे जीना चाहता है वैसे, लेकिन उसको ये कुछ चीजें माने, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती है किसी। और यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट में यूज ओनली पाली लैंग्वेज, यहाँ पे पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज थी तो लोगों को भाषा बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेड संघास, इंडिविजुअल नहीं, ऑर्गेनाइजेड संघास, मैंने कल भी बोला था, बहुत सारे लोग मिलके जो है संघा बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेड संघा। एंड ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल का मतलब है हर कोई आ सकता है, ओपन फॉर ऑल, कोई भी क्लास का, गरीब हो अमीर हो, वो सब आ सकते हैं। और फिर आपको याद होगा कि अशोका ने भी ये अडॉप्ट किया था। ये दीज आर द कोड ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बुद्धिज्म जो है वो थे। और उसके बाद 3 नवरत्न जिसे कहा जाता है, 3 डेल्स जो है ऑफ बुद्धिज्म जो है, नवरत्न जिसको बुद्धिज्म को कहा जाता है, 3 हमारे पास है। सबसे पहले बुद्धा है, बुद्धा के साथ है धर्मा, और धर्मा के साथ हमारे साथ है संघा। ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं बुद्धिज्म के लिए। बुद्धा है, बुद्धा धर्मा है, धर्मा और संघा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं सोर्स, यानी कि सूत्रों के बारे में हमें क्या जानकारी मिली है, यानी हमारे पास क्या-क्या सोर्स है। एज फार एज द आई कैन से द बुद्धिस्ट सोर्स जो है, सोर्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है। द वन इज नोन एज, जो पहली है और जो दूसरी है, एक है पाली, एक है संस्कृत। तो हमारे पास कुछ पाली किताबें हैं, कुछ संस्कृत किताबें। अगर हम पाली किताबों की बात करें, तो पाली में हमारे पास जो बुक्स हैं, उसको कहा गया है त्रिपिटाका। त्रिपिटाका होता है, यानी TRI है, PITAK, तो त्रि से समझ में आ जाता है, यानी कि 3 है, 3 पिटाकास है हमारे पास, 3 किताबें। 3 कौन-कौन सी हैं? फर्स्ट का नाम लिखिएगा पहले। पहली है सूता पिटाका, SUTTA, सूता, फिर है पिटाका। अब ये आपको पता होना चाहिए किस चीज के बारे में बताती है, बुद्धा की टीचिंग के बारे में। बुद्धा की जो बुद्धा ने क्या क्या बोला हमें, बुद्धा सिंह क्या क्या उन्होंने कहा था, ये बताती है। दूसरी किताब का नाम है हमारे पास अभी अभी धम्मा। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, अभी धम्मा पिताका जो है, ये किताब हम लोगों को, पिताका, ये हम लोगों को किस चीज के बारे में, रिलीजियस जो है डिस्कोर्स, रिलीजियस के बारे में बताती है कि धर्म क्या है, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बताती है। और तीसरी जो किताब हमारे पास है त्रिपिटाका, यानी कि पाली लैंग्वेज में ही है, विनय पिटाका। और ये क्या हमें जानकारी देती है भाई, मोनेस्ट्रीज के बारे में, मोनेस्ट्रीज बुक है, किस तरीके से monk वगैरह उनको क्या-क्या काम करना है, उनको किस तरीके से रहना है। ये 3 त्रिपिटाका जो है पाली लैंग्वेज। उसके बाद है कुछ संस्कृत की बुक्स। संस्कृत की बुक्स जो हैं वो बाद में लिखी गई, लेटर ऑन आई। उसमें से क्योंकि 2 हिस्से भी बन गए थे, तो संस्कृत का जो हमारे पास किताबें हैं, जो बुद्धिज़्म के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उसमें सबसे पहली बुक है मिलेंटवाना, ठीक है? ये बुक जो है लिखी गई है, देखिएगा। अब ये बुक जो है, ये किस चीज़ के बारे में है?
अब ये बुक जो है, ये एक हम कह सकते हैं कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन। 2 बंदों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन हुई है, यानी कि उनके बीच में बात हुई। वो जो बात है, उसके बाद वो बात उनकी बातों को जो है वो एक बुक में फ्रेम किया गया और वो एक बुक बना दी गई। अब ये कन्वर्सेशन किस-किस के बीच में हुई है? ये कन्वर्सेशन हुई है एक किंग के बीच में, जिसका नाम था मिनेंडर, और कन्वर्सेशन जो कर रहे थे वो किसके साथ? वो मॉन्क थे। ये मैं कह सकता हूँ कि अ, एक रूलर थे, और यहाँ पे आपके एक मॉन्क थे, जिनके बीच में एक कन्वर्सेशन हुई है। उनका नाम था नागसेना। इनके बीच में जो बात हुई, उसको हम कन्वर्सेशन कहते हैं, और वही बनी किताब, और इस बुक का नाम फिर बन जाता है, ये कन्वर्सेशन करने के बाद रूलर वगैरह से बनती है, और इस तरीके से जो है संस्कृत टेक्स्ट जो है क्रिएट की गई। अब याद रखिएगा कि जब ये कन्वर्सेशन हुई इनकी बुक के साथ, तो उसको हमने एक बुक में फॉर्म कर दिया, लेकिन ये संस्कृत है। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि संस्कृत कौन से जो है लैंग्वेज वाले यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी बुक है, दैट इज़ दिप्वा वमाशा, और दूसरी है हमारे पास महावमाशा। देखिएगा ये संस्कृत बुक्स हैं। उसके अलावा जो हमारे पास और जो बुक्स आई हमारे पास त्रिपिटका के बाद, पहले इससे पहले जो हमने पढ़ी वो त्रिपिटका की 3 किताबें, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स, एंड लेटर ऑन द संस्कृत बुक्स। अब यहाँ पे याद रखिएगा संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर हमारे पास और किताबें जो हैं वो कौन-कौन सी हैं? इसमें हमसे पहली पूछी जाती है बुद्धा चरित्र, बुद्धा चरित्र। दूसरी किताब महाविभाषा, शा शात्रा, एक बड़ा नाम है, महाविभाषा शात्रा। तीसरी किताब, ये सारे संस्कृत में हैं, ठीक है? मध्यवमिका, मध्यवमिका कारिका, ये तीसरी किताब। चौथी किताब का नाम है प्रंजन, प्रजना प्रीमिता कारिका। ये संस्कृत की वो किताबें हैं जो हमें बुद्धा के बारे में जानकारी देती हैं। उसके बाद हमारे पास बुद्धा जो है वो मुद्राओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट बुद्धा, बुद्धिस्ट मुद्रास। मुद्रास में हमारे पास मैं ज्यादा नहीं, कुछ 4 मुद्रा हैं जो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास जो मुद्रा है जिसको कहा जाता है अभय मुद्रा। आजकल आप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाएँगे, तो वहाँ पे आपको ये मिलेंगी। अभय मुद्रा जो है, ये है मुद्रा ऑफ नो फियर, आपको डरना नहीं है किसी से, ठीक है? ये ऐसी मुद्रा क्रिएट की गई है, जैसे प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटेक्शन, पीस के ऊपर जो है ये मुद्रा को बनाया गया है। दूसरी मुद्रा हमारे पास है भूमि, भूमि पारसा मुद्रा, मिस परसा मुद्रा, ठीक है? अच्छा, इसमें एक मुद्रा है जो एनलाइटमेंट के ऊपर की गई थी कि बुद्धा जो है बिल्कुल टच कर रहे हैं भूमि के साथ। जैसे कैसे जो उनका पूरा जो बना है, मुद्रा बनी है, वो किसके साथ टच कर रहे हैं? अर्थ के साथ, और उसको विटनेस दिखा रहे हैं, विटनेस। अर्थ इज़ लाइक अ विटनेस। बुद्धा एनलाइटमेंट के ऊपर ये दिखाया गया है। बुद्धा की जो एनलाइटमेंट हुई थी, उसमें दिखाया गया है, डाउन टू अर्थ, बोध गया में। एक और मुद्रा भी है बुद्धा की जिसको हम कहते हैं धर्म चक्रा मुद्रा। ये मुद्रा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की गई? सेंट्रल मोमेंट इन द लाइफ ऑफ द बुद्धा, जिसमें उन्होंने फर्स्ट sermon के बारे में जो है दिया था सारनाथ में, उसमें दिखाया गया है, ठीक है? और एक पार्क है तो उसी के नाम से ये रखा गया था। और फिर है ध्यान मुद्रा जो आपको बहुत चाहिए। ध्यान मुद्रा होती है जब आप पढ़ रहे हैं या कुछ, तो किस तरीके से आप मेडिटेशन जो है मुद्रा में रहते हैं, मेडिटेशन किस तरीके से आप करते हैं। और फिर 5वीं हमारे पास है ज्ञान मुद्रा। ये भी आपको चाहिए, ज्ञान मुद्रा एनलाइटमेंट वगैरह के लिए, अ, नॉलेज के ऊपर जो है ये मुद्रा रखी गई है।
उसके बाद आपको पता है कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कैसे हुआ और सबसे ज्यादा अगर हमें बताया जाए तो सबसे ज्यादा अशोका के समय जो है बहुत ज्यादा जो है वो बुद्धा जो है वो उनका स्प्रेड हुआ। बुद्धिज्म जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में वैसे स्प्रेड हुआ। और फिर उसके बाद कनिष्का के टाइम पे भी आपको याद होगा कि ये दो जो है रूलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने स्टेट रिलीजन खिला दिया था, अपने यहाँ पे स्टेट रिलीजन बनाया था कि यही होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाकी के रिलीजन को मना कर दिया, लेकिन ये स्टेट रिलीजन रखा था और इनको एक्सेप्ट भी कर दिया गया था। क्योंकि एक्सेप्ट इसलिए किया गया था क्योंकि इजी इजी फिलोसफी, इतना इन्होंने इजी रखा था कि लोगों को डर नहीं रहता था कि यार ये धर्म है, कोई बात नहीं। जैसे ब्राह्मण लोगों ने बहुत टफ कर दिया था। यहाँ पे सोशल इक्वालिटी की बात की गई तो इसीलिए लोगों ने बहुत ज्यादा इसको अपना लिया। उसके बाद यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, सिंपल लैंग्वेज। यहाँ पे नो कास्ट सिस्टम भी नहीं था। यहाँ पे आपको ये रखा गया कि विमेन का स्टेटस बहुत ज्यादा हाई हो गया, उस चीज के लिए भी रखा गया। अच्छा, ओपन फॉर ऑल था। ओपन फॉर ऑल था तो भाई फिर जो भी आए सो घुस जाए। लेकिन इसके डिक्लाइन भी हुआ है, अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म का डिक्लाइन भी हुआ। तो बुद्धिज्म के डिक्लाइन के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है ये ब्राह्मणिज्म का है, क्योंकि ब्राह्मणिज्म ने इनके ऊपर बहुत अटैक किया। अब ब्राह्मणिज्म ने जो है क्योंकि उनके खिलाफ बने थे, तो विक्टिम ऑफ ब्राह्मणिज्म 12वीं सेंचुरी में ये थोड़ा-सा डिक्लाइन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, तो ब्राह्मणिज्म की वजह से। दूसरा कहा जाता है कि यहाँ पे इनकी यहाँ पे जो मोनास्टरीज़ थी, जो इन्होंने बनाई थी, वो करप्ट हो चुकी थी। वहाँ पे क्या करते थे वो मॉन्क जो है वो पैसा पकड़ते थे लेकिन गलत इस्तेमाल करते थे। तीसरा यहाँ पे जो लैंग्वेज का लड़ाई होना शुरू होगी, जो संस्कृत लैंग्वेज घुस गई, फिर लोगों ने बोला यार इसमें क्या फ़र्क है और बुद्धा में क्या फ़र्क है, बेहतर है बुद्धिज़्म को ही अपना लें। चौथी चीज यहाँ पे लोगों ने लग्जेरियस लाइफ जीना शुरू कर दी, यानी कि लग्जेरियस लाइफ के खिलाफ थे वो। यहाँ पे फिर बेड बनाना, ये बनाना, अब इनके यहाँ पे जाएं तो इन्होंने वो भी एक कंफर्ट जोन ढूंढ लिया। और आहिस्ता आहिस्ता हमें देखने को मिला कि जो जो बुद्धिज्म था बेसिकली वो थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ। सो आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या रहेगा वो जरा लिख लीजिएगा। डिस्कस द इम्पोर्टेंट है फिलोसफी ऑफ बुद्धा टीचिंग। हाउ बुद्धिज्म डिक्लाइनेड ड्यूरिंग 12। 150 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे